नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, हम अभी यानी कि पहली वाली वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं 31 नंबर वाले क्वेश्चन से। दोस्तों, ये अभी हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, इसमें से हम 30 नंबर तक यानी कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से समुद्री व्यापार चलता था, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, जमशेदजी जीजी भोये कौन थे? जमशेदजी जीजी भोये कौन थे? इस ये हमारा 31 वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर है हमारा, जीजी भोई एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेठ हुकुमचंद कौन थे? इसका आंसर है, सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 वाला यही है, तो इसको देख लेते हैं। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? तो तैयार धागा वस्त्र बुनने वालों, चुन्नटों के सहारे कपड़ा समेटने वालों, फुलर्ज और कपड़ा रंगने वालों, रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। ठीक है, रंगा हुआ वस्त्र लंदन पहुंचता था जहां उसकी फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कानूनी पाबंदी लगी हो न ही संवैधानिक। ओके, और क्वेश्चन नंबर 35 है, उल्मा व फतमा से क्या आशय है? तो उल्मा इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान उल्मा कहलाते थे। ओके, यानी कि जो इस्लामिक कानून के ज्ञाता होते थे, ये इस्लामी धर्म के ज्ञाता होते थे, उनको हम उलमा कहते थे। और फतवा क्या है? अनिश्चय व असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा है। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई भी फतवा किस 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 मतलब किसी के खिलाफ जारी किया जाता है, किसी के खिलाफ, जैसे कि मान लो किसी ने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला है, इस्लाम धर्म के खिलाफत में कुछ बोला है, तो इसके जो मौलवी वगैरह हुआ करते हैं, इसके जो धर्म गुरु हुआ करते हैं, वो उसके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। फतवा यानी कि उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं कि इसको या तो समाज से अलग कर दिया जाए या इसको ये दंड दिया जाए। इस प्रकार से फतवा जारी किया जाता था। ओके, इसको कहते हैं फतवा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेलम क्या है? इसका आंसर है, बेलम चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह, मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती बेलम या चर्म पत्र में पर छपते थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्लाटन से क्या आशय है? तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटन एक बार्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 38 है, गाथा गीत से क्या आशय है? लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है गाथा गीत कहलाता है। मतलब क्या है? ऐसा गीत जिसको हम गाकर या गा सकते हैं, गाकर सुना सकते हैं, उसको हम गाता गीत कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट क्या था? इसका आंसर है, 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जैसे जैसे भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, वैसे वैसे औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज तेज होने लगी। नंबर 2 है,
आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। नंबर 3 है, सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। यदि किसी रिपोर्ट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की को अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। मतलब क्या है, मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है, अल्प बेरोजगारी क्या है? इसका आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं लेकिन अपनी काम क्षमता से कम काम करते हैं। मतलब क्या है कि काम तो उनका ज़्यादा है, वो क्षमता उनकी ज़्यादा है, लेकिन वो उनको काम कम मिल रहा है। मान लो आप 12 घंटे काम कर सकते हो और आपको काम 6 घंटा मिल रहा है, तो फिर आप क्या है, अल्प बेरोजगार हो। काम तो मिल रहा है आपको लेकिन कम समय के लिए मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनरेगा 2005 के प्रमुख 2 उद्देश्य लिखिए। इसका आंसर है, मनरेगा भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाए गए। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है। ओके। इस अधिनियम की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह अधिनियम केवल एक कार्यक्रम ही नहीं अपितु एक कानून है जिसके अंतर्गत रोजगार हासिल करने की कानूनी गारंटी दी गई है। नंबर 2, इसके नियोजन तथा क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसको आपको इतना ही याद करना है, यहाँ तक, यहाँ से कर सकते हो, चाहो तो इसको भी कर लो। इसमें लेकिन कहा गया है 2 उद्देश्य, तो फिर आप 2 ही उद्देश्य ही कर सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 42 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो आपके अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनमें से सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। फसलों के उत्पादन के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे मृदा, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः कृषि उपज एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार वन, पशुपालन, खनिज आदि को भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं वरन उन्हें मानवीय क्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये क्रियाएं किसी कारखाने या घर में हो सकती हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके। और तृतीय क्षेत्र है हमारा सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र से भिन्न होती हैं। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। उदाहरण, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं फुटकर बाजारों में बेचने के लिए रेल या ट्रक द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगों से बने हुए माल को रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, यहीं तक आपको इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? इसका आंसर है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। एक कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती हैं। इन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करें। ठीक है, उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे अगर हम अपने भारत की कंपनियों की बात करें तो जैसे हमारा रिलायंस होता है, इन्फोसिस है, ठीक है, टाटा है, महिंद्रा है, जी हमारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी इनको हम कह सकते हैं, या इन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कह सकते हैं। 44वां है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है,
बैटरी संधारित्र प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योगों कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे भी निर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। क्वेश्चन नंबर 45 वाला यही है, श्रम विभाजन क्या है? तो किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया की विभिन्न उप क्रियाओं में बांटना और प्रत्येक प्रक्रिया को अलग अलग श्रमिकों से कराना श्रम विभाजन कहलाता है। ओके। आठवां सॉरी 46वां वाला क्वेश्चन है, ऐसी भारतीय कंपनियों के नाम बताइए जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार किया है। तो इसका आंसर है, वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। ओके। जैसे ये आया है 2023 में भी आया है, यहाँ देख लीजिए। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। तो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, बहुत और भी बहुत सारे ये आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 है, यानी कि 47 है, भारत में चीनी खिलौने के व्यापार पर टिप्पणी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है कि चीनी का खिलौना जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो खिलौने जो बच्चों के होते हैं वो चीनी के होते हैं। तो देखिए, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौने के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौना का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। यानी कि हमारे जो खिलौने हैं, जो हमारे बच्चों के खिलौने हैं, उनमें 70 से 80% चीनी खिलौने होते हैं। ओके। जिससे हमारे जो भारतीय खिलौने खिलौने के व्यापारी हैं, उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 तक, यानी कि दो दो नंबर वाले हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हमारे क्वेश्चन आएंगे तीन तीन वाले, 3 अंक वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इनको हम अगली वीडियो में करेंगे। और यहाँ तक हमारे 2 नंबर वाले कंप्लीट हुए। मैं इतना जरूर कहूँगा आपसे कि अगर जे मैंने जो 47 क्वेश्चन आपको 2 2 नंबर के करवाए हैं, इन अगर इनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, याद कर लेते हो, तो इनसे बाहर लगभग लगभग आपका नहीं जाएगा। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए, अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ओके। अगली वीडियो हम 3 3 अंक वाले प्रश्नों की लेकर आएंगे।